फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नॉर्मल और एबनॉर्मल कंबशंस को लेके बात करने वाले हैं। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कंबशन ऑफ फ्यूल का टॉपिक है और थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, चीजों को समझिए। बिल्कुल भी जो भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है चीजों में इस टॉपिक के अंदर वो आपको नहीं दिखेगी। और सेकंड चीज, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल कंबशन की कहानी। बट उससे पहले कुछ छोटे टर्म्स को लेके हम लोग समझते हैं कि इस टर्म्स को हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि इस टर्म्स का हम लोग डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इस पे बात करें तो एक हमारा होता है डेट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर। ठीक है, ये टर्म्स मैं अभी लिख रहा हूं, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर्स क्या होता है। देखिए, जो आपका स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर क्या होता है, कार्बोरेटर के अंदर जो आपका फ्यूल सप्लाई है उसके बाद फाइनली क्या होता है वो आपका इंजन के अंदर जाता है। तो एक आपका केमिकली करेक्ट कंपोजिशन को सेट किया गया है। क्या कि केमिकली करेक्ट कंपोजिशन आपका कितना होगा, केमिकली करेक्ट कंपोजिशन। और ये अगर आप देखोगे तो केमिकली करेक्ट मिक्सचर जो बोला जाता है स्टोइकोमेट्रिक को, ये हमारा कितना होता है, दिस इज 14.8:1। और अगर आप इसको बात करोगे तो ये आपका एयर का क्वांटिटी है और ये जो आपको 1 का बात कर रहा हूं ये आपकी फ्यूल की क्वांटिटी है। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर्स की अगर बात हो रही है तो ये आपका केमिकली करेक्ट मिक्सचर है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 14.8:1 का रेशियो मिल रहा है, मतलब ये आपका एयर का रेशियो है और ये आपका फ्यूल का रेशियो है। ठीक है, अब इसी के रेस्पेक्ट में आपकी क्या बाकी चीजें डिफाइन होती है। और नेक्स्ट में इस टर्म्स के बेसिस पे नेक्स्ट अगर आपको जो डिफाइन करना हो, डेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रेशियो। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रेशियो हमारे पास क्या होता है, देखिए इसको हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ध्यान रखिएगा। और ये अगर हम लोग फाई के लिए बात करें तो फाई इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये अगर हम लोग बात करेंगे तो डेट इज द फ्यूल एयर रेशियो, FAR लिखा हूं, फ्यूल एयर रेशियो ऑफ एक्चुअल टू द फ्यूल एयर रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल या स्टोइकोमेट्रिक। तो आप स्टोइकोमेट्रिक लिखिए, थ्योरेटिकल लिखिए, आपको एक ही बात है। तो चलो थ्योरेटिकल ना लिख के मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्या, दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं फ्यूल एयर रेशियो को लेके तो फ्यूल एयर रेशियो आपको क्या मिलेगा, देखिए सीधी सी बात है, अगर आपका एक्चुअल में फ्यूल एयर कंपोजिशन ज्यादा जा रहा है कंपेयर टू स्टोइकोमेट्रिक, उस केस में आपको 5 ग्रेटर देन 1 मिलेगा। और 5 ग्रेटर देन 1 आने का मतलब इस तरीके के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिच मिक्सचर। क्लियर है, ये जो हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं रिच मिक्सचर। उसी तरीके से अगर मान लो 5 इक्वल टू 1 आया तो थ्योरेटिकल के बराबर आ गया, डेट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर। ठीक है, और उसी तरीके से अगर 5 आपको लेस देन 1 आता है तो इस तरीके के मिक्सचर को बोलते हैं लीन मिक्सचर। लीन मतलब आपका होता है हल्का। ठीक है, कंबशन ऑफ फ्यूल को स्टार्ट करने के लिए इन चीजों से अवेयर होना हमको बहुत जरूरी है। तो ये हमको इक्विवेलेंस रेशियो समझ में आ चुका है, स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर भी हमको समझ में आ चुका है। अब हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल कंबशन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको थ्योरी जो है लिखवाने वाला तो कुछ नहीं हूं, लेकिन जो समझा रहा हूं चीजों को एकदम आराम से समझिए, आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि इंजन के अंदर इस क्या तरीके की चीजें क्या होती है। और बेसिकली इस वीडियो के बाद हम लोग जो नॉकिंग फिनोमिना है क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सब चीजों के बारे में भी हम लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो यहां तक हमको क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, नॉर्मल कंबशन के अंदर। तो देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल कंबशन की बात करते हैं तो नॉर्मल कंबशन के अंदर होता क्या चीज है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज फॉर नॉर्मल कंबशन। ठीक है, ये अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल कंबशन। नॉर्मल कंबशन के अंदर क्या चीजें होती है और ये किस तरीके से मूव कर रही है चीजें, देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये हमारे पास अगर आप बात करें तो एक सिलेंडर का आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज और छोटी सी बता दे रहा हूं, क्या, देखिए इसके अंदर हम लोग बात क्या करने वाले हैं। ये मान लीजिए हमारे पास सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल और यहाँ स्पार्क प्लग लगा हुआ है क्योंकि ऐसा इंजन है। ठीक है, ये जो हमारे पास सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होते हैं। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें आपका जो प्रोसेस होता है डेट इज सक्शन। सक्शन के बाद फिर हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन।
कंप्रेशन के बाद फिर क्या होता है, हीट एडिशन, हीट एडिशन के बाद फिर क्या होता है, एक्सपांशन, और एक्सपांशन के बाद फाइनली आप देखोगे तो क्या होता है, हीट रिजेक्शन। ये प्रोसेस होते हैं। अभी हमको देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज लिखा हुआ है, दैट इज द कंबशन। अगर मैं कंबशन का एनालिसिस कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, कंप्रेशन, हीट एडिशन और एक्सपांशन, बस यही 3 चीजें आने वाली है। अगर मैं कंबशन के अंदर बात करूं तो कंबशन के अंदर आपको 3 प्रोसेस आएंगे, एक आपका आएगा कंप्रेशन, एक आपका आएगा हीट एडिशन और एक आपका क्या आएगा, एक्सपांशन। सक्शन और हीट रिजेक्शन आपका बाहर है, मतलब सक्शन और हीट रिजेक्शन इसमें कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कंबशन को लेके। तो नॉर्मल कंबशन के अंदर देखिए क्या होगा, अगर मैं इस पे बात करूं तो यहां पर ये जो हमारा देखिए ये जो सिलेंडर पिस्टन का अगर अरेंजमेंट है तो यहां पर आपका देखिए स्पार्क प्लग लगा हुआ है, बाकी इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगा हुआ है। तो ये जो आपका स्पार्क प्लग जो लगा हुआ है यहाँ पर, इसी को क्या है, ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया को मैं जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका एरिया है, इसी एरिया को मैं कर दिया इधर से जूम, और जूम करने के बाद इसके हमारा अंदर का एनालिसिस हमारा इजिली हो सके, ठीक है। तो ये हमने किया। अब यहाँ पर हमने लगा दिया स्पार्क प्लग, तो यहाँ पर हमारा हो गया, स्पार्क प्लग हो चुका है ये। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, बाकी इनलेट वाला एग्जॉस्ट वाला आपका सब चीज ओके है। अब देखिए इसके अंदर जो आपका स्पार्क प्लग है और इसके अंदर हमारा क्या है, कहीं ना कहीं कंप्रेशन जब चल रहा है तो एयर फ्यूल मिक्सचर आ चुका है। तो इसके अंदर हम लोग क्या है, एयर फ्यूल मिक्सचर भर देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास है एयर फ्यूल का मिक्सचर, ठीक है। ये आप देखोगे तो इस तरीके से हमें क्या है, ये आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। अभी यहां पर मैं आपको कुछ टर्म्स को स्पेसिफाई कर रहा हूं, इस टर्म्स को ध्यान से समझेंगे। क्या क्या टर्म्स है, देखिए जो इसमें टर्म्स है, पहला चीज ये आपका है दैट इज कॉल्ड स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का जो सबसे नियरेस्ट वाला जो चार्ज है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट चार्ज, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रंट फ्लेम, ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रंट फ्लेम, ठीक है। ये जो आपका एंड वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंड चार्ज, ठीक है। ये जो आपका एंड वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंड चार्ज। क्या होता है दूसरा चीज, यहां पर जो फ्रंट चार्ज है, यहां से क्या इग्नाइट होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या कुछ पीछे जाती है चीजें। तो यहां पर ये जो आपका फ्लेम जो है ना, वो आपका ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लेम ट्रेवल, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम ट्रेवल, ठीक है। और इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम। ये सब टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा पकड़िएगा चीजों को। क्या है, अगर आप थ्योरी लिखोगे तो ये सब चीजें आपको काम आएंगी वहां पर, ठीक है। फ्लेम ट्रेवल या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा है सिनारियो जो आप देख रहे हैं, तो इसमें हमने क्या क्या टर्म्स को डिफाइन किया है, दिस इज अ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के पहले बाद आप डिफाइन करोगे फ्रंट चार्ज को। फ्रंट चार्ज क्या है, द एयर फ्यूल मिक्सचर नियर टू द स्पार्क प्लग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट चार्ज। एंड चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे, द एयर फ्यूल मिक्सचर अपोजिट टू द स्पार्क प्लग, दैट इज कॉल्ड एंड चार्ज। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो आपका पार्टिकल है वो फ्रंट चार्ज से एंड चार्ज की तरफ मूव कर रहा है, ये आपका फ्लेम ट्रेवल है। फ्लेम ट्रेवल जो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम। जो आपका फ्लेम मूव करता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम, ठीक है। ये अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल कंबशन में, नॉर्मल कंबशन के अंदर होता क्या चीज है, सबसे पहले क्या होगा, आपका स्पार्क प्लग करता है स्पार्किंग, ठीक है। जब आपका स्पार्क प्लग स्पार्किंग करेगा तो पहले क्या होगा, यहां पर ये आपका फ्रंट चार्ज क्या होगा, इग्नाइट होगा डेफिनेटली। ये जो है आपका, ये आपका एयर फ्यूल मिक्सचर भरा हुआ है, और एयर फ्यूल मिक्सचर में जैसे स्पार्क प्लग आपका स्पार्किंग करेगा, ये आपका फ्रंट चार्ज क्या करेगा, इग्नाइट करेगा। अब ये जब फ्रंट चार्ज इग्नाइट करेगा तो ये आपका पहला बर्न हुआ, तो पहला बर्न होगा तो फिर क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव कराएगा, भेजेगा। फिर आप देखोगे तो ये आपका पीछे की तरफ ये मूव करेगा। इस तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ये आपको इस तरीके से क्या है, चीजें मूव कर रही है। ये जो है आपको फ्लेम ट्रेवल क्या है, इस तरीके से चीजें मूव कर रही है। तो ये आपका फ्रंट चार्ज और एंड चार्ज है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो नॉर्मल कंबशन में क्या होता है कि जो आपका फ्लेम ट्रेवल है वो आपका फ्रंट चार्ज से एंड चार्ज की तरफ मूव करता है ड्यू टू स्पार्क प्लग, ठीक है। और इस तरीके का जो आपको कंबशन दिख रहा है, ये आपको बोलते हैं नॉर्मल कंबशन।
और नॉर्मली इस कंडीशन पे देखा गया है क्या कि ये जो आपका कंडीशन है, इस पे जो फ्लेम ट्रेवल की स्पीड मिलती है वो अप्रोक्सीमेट 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड के करीब मिलती है। और यहां पर अभी मैंने जो टर्म्स को डिफाइन किया था दैट इज फाई। व्हाट इज फाई? इक्विवेलेंस रेशियो। इक्विवेलेंस रेशियो फाई आपको कितना मिलता है? दैट इज 1.2 के करीब। और ये 1.2 आपका कौन सा मिक्सचर हुआ? 5 लेस देन 1 लीन होता था, ग्रेटर देन 1 रिच होता था। तो ये आपका जो मिक्सचर है दिस इज कॉल्ड स्लाइटली रिच मिक्सचर। ठीक है, स्लाइटली रिच मिक्सचर। ये आपको क्लियर हुआ? तो ये आपको जो मिला हुआ ये आपको नॉर्मल कंबशन है, और नॉर्मल कंबशन में ये सब चीजें आपको कंटिन्यू चल रही हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग बात करते हैं एबनॉर्मल कंबशन। और गाड़ी के अंदर जितने तरीके की बदतमीजी होती है वो आपका किसके साथ होता है? एबनॉर्मल कंबशन में काउंट होगा। तो अब हम लोग समझते हैं एबनॉर्मल कंबशन के साथ होता क्या चीज है। ठीक है, तो अगेन हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एबनॉर्मल कंबशन को लेके। तो इस पोर्शन में मैं जो डिस्कस कर रहा हूं इस पार्ट पर, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एबनॉर्मल कंबशन। ठीक है, अब एबनॉर्मल कंबशन में होता क्या चीज है ये देखिए। ये जो आपका है ये आपका अगेन सेम चीज है जो आपका इंजन का सिलेंडर के अंदर का पार्ट है। यहां पर आपका लगा हुआ है दिस इज द स्पार्क प्लग। ठीक है, और यहां भी हमको क्या है? एयर फ्यूल मिक्सचर बनाना है। तो यहां पर हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर लेते हैं। तो ये हमारे पास है दिस इज द एयर फ्यूल मिक्सचर ये। ठीक है, ये आप देखोगे तो ये हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर है इस तरीके से। अब यहां पर अलग अलग टाइप के एयर फ्यूल मिक्सचर जो भी आपको दिख रहा है, अब देखिए आपका होता क्या चीज है उसको हम लोग समझते हैं पूरा भरा हुआ लाइन से। अब देखिए होगा क्या एक्चुअली इस पोर्शन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें एबनॉर्मल कंबशन के अंदर होता क्या है समझते हैं चीजों को। देखिए ये हमारा जो सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये हमारा एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। और इस सिलेंडर पिस्टन के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो चीजें क्या क्या होती है। ये तो आपका वॉल लगा हुआ है, ठीक है, यह स्पार्क प्लग लगा हुआ है। यहां पर सबसे पहले क्या होता है? सक्शन होता है। तो सक्शन हम लोग पार्ट कंसिडर ही नहीं किए जैसा कि मैं आपको बताया हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन को। कंप्रेशन में क्या है? पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। अब इसके अंदर क्या होगा? एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होंगे? कंप्रेस होंगे। जो आपके एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या होंगे? पूरी तरीके से कंप्रेस किया हमने, तो ये हमने कर दिया इसको कंप्रेस। अब कंप्रेस करने के बाद देखिए होता क्या है कि जो आपका एक साइकिल जो नॉर्मल कंबशन में पूरा हुआ तो इसके बाद जब फाइनली जो एग्जॉस्ट गैसेस निकली तो एक्चुअली होता क्या है? इंजन के अंदर जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है, अगर आपका प्रॉपर डिजाइनिंग ना हो या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जिसके कारण इसके अंदर का जो फ्यूल होता है एयर फ्यूल मिक्सचर वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता है। अब वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा तो क्या होता है? कुछ पार्टिकल जलना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं जल पा रहे थे। क्यों नहीं जल पा रहे थे? अब सुनिए, यहां पर अगेन मैं एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ये होता क्या चीज है? देखिए सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे कोई भी सब्सटेंस खुद ही बर्न होना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के लिए जो हमारा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो हमारा कितना होता है? दैट इज करीब करीब 250-47। देखो इसका रेंज होता है 248 to 280 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ये ऑक्टेन नंबर के ऊपर और फ्यूल की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग एक एग्जांपल ये ले लिए हैं क्या कि जो पेट्रोल है ये रेंज लिखा हो, एग्जांपल इन द सेंस रेंज है। ये पेट्रोल का जो है आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हमने कितना कंसीडर किया है? 250 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप किसी चीज को जलाना है तो याद करिए कि हम लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे। उसमें क्या करते थे? जो भी मान लीजिए कि सन का जो रेज आता था तो एक पावर ग्लास लेते थे और कागज को रखते थे और पावर ग्लास पे सन के रेज को फोकस कर देते थे, तो कुछ टाइम के बाद वो जल जाता था। ठीक है, किसी भी चीज को बंद करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधा माचिस ले जाओ और आग लगा दो, या दूसरा चीज वहां पर आप उस चीज को उस टेम्परेचर तक ले जाओ जहां पर वो खुद ही बर्न होना स्टार्ट हो जाए। तो कोई भी चीज जो आपका कोई भी सब्सटेंस है तभी जलता है जब वो अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को अचीव करता है। और ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर या तो आप डायरेक्ट लगाइए या आप इनडायरेक्टली, डायरेक्ट का मतलब माचिस मार दो, या इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? आप उतना टेम्परेचर को अचीव करा दो। तो अगर आप पेट्रोल को इस टेम्परेचर के रेंज पर रख दोगे ना नॉर्मल प्रेशर पे, तो खुद ही बंद हो जाएगा, आपको वहां पर माचिस मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो ये चीज आपको क्लियर हुआ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की कहानी। तो एक्चुअली देखिए होता क्या चीज है, आप समझिए, ये जो हमारा कंबशन है, तो जब यहाँ पर क्या हुआ, चीजें बर्न हो, चीजें जब जली तो उसके बाद बर्न होने के बाद चीजें क्या हुई, बाहर निकली। लेकिन कुछ पार्टिकल देखो अंदर में जो गैसेस है वो तभी बर्न होती है जब वो अपना प्रॉपर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो पूरे पार्टिकल है वो पूरे अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को अचीव नहीं कर पाते हैं। क्या रीजन है, हो सकता है कि इसके अंदर जो स्पार्किंग हुई है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है, या कहीं सिलेंडर की कूलिंग आपने ज्यादा कर दी है जिसके चलते वहां तक पहुंचने में उसको डिले हो चुका है, किसको, इस फ्लेम को। तो इसके चलते क्या होता है कि जो पार्टिकल 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा वो तो आपका बर्न हो जाएगा, इससे ऊपर पहुंचा तो इजिली बर्न हो जाएगा। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे भी तो रहेंगे जो 220 पे ही आके रुक जाएंगे, 230 पे ही आके रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो स्पार्किंग होता है एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए होता है। मतलब यहां पर जो आपको स्पार्किंग हो रही है एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए हो रही है, अगर आप उस टाइमिंग को छोड़ दोगे, मतलब उस टाइमिंग पे अगर बर्न नहीं हुआ तो फिर बर्न नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि स्पार्किंग के थ्रू ही तो वो जल रहा है। तो यहां पर क्या है कि कुछ पार्टिकल 220-230 तक पहुंचे लेकिन बर्न नहीं हो पाए। अब क्या होगा सुनिए, ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल क्या होंगे, गर्म है, हॉट पार्टिकल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अनबर्न कार्बन पार्टिकल। तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल समझ में आया, अनबर्न मतलब समझिए जो जला नहीं है, और ये कार्बन पार्टिकल है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म है ना, जो आपका पेट्रोल डीजल क्या हाइड्रोकार्बन का फॉर्म है। तो ये आपके जो पार्टिकल है अब क्या होंगे, ड्यू टू हॉट नेचर के कारण कुछ तो एग्जॉस्ट गैस के साथ फ्लोट करके बाहर निकल जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो यहां पर आने के बाद क्या होंगे, सरफेस पे चिपकेंगे जाके। अगर आप देखेंगे तो ये आपको सरफेस पे क्या होगा, चिपका हुआ दिखेगा। मतलब ये जो आपके पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल तो आपके बाहर निकल गए और कुछ पार्टिकल चिपक गए। इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया, दिस इज द अनबर्न कार्बन पार्टिकल। और यही पार्टिकल जाके बदतमीजी करता है इंजन के अंदर और वहां पे आपका जनरेट होता है एबनॉर्मल कंबशन। कैसे, अब सुनिए, जब तक नॉर्मल कंबशन चल रहा था तब तक तो चीजें बहुत स्मूथ थी, बहुत नॉर्मल कंडीशंस पे चल रही थी। अब आपका क्या होगा, एबनॉर्मल कंबशन में ये आपके जो कार्बन पार्टिकल हैं, ये कार्बन पार्टिकल आपको क्या है, यहां पर चिपके हुए हैं बेसिकली, ठीक है। ऐसा है कि ये ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे, एंड चार्ज की तरफ मिलेंगे। अभी मैं इसमें आपको नाम दे देता हूं अगेन, ये जो आपका फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम लोग फ्रंट फ्लेम या फ्रंट चार्ज बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने नॉर्मल कंबशन में भी लिखा हुआ है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एंड चार्ज, ठीक है। और अभी देखते हैं हमारा प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम का क्या कहानी बनता है। तो अभी आपका क्या होगा, ये जो हमारा कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपके फ्रंट चार्ज वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, जो आपके ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल जो है इसको और मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये जो आपके पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपके क्या है, दिस इज कॉल्ड, ये आपका जो एंड चार्ज है, ठीक है। और एंड चार्ज में अगर आप ये पोर्शन जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अनबर्न कार्बन पार्टिकल, ठीक है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल, ठीक है, जो कि क्या है, ड्यू टू हॉट नेचर के कारण चिपके हुए हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो आपके अंदर के हैं ये सब तो फ्रेश एयर फिल्म मिक्सचर आया है, तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू अनबर्न कार्बन पार्टिकल। क्यों, क्योंकि ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल तो वो पार्टिकल है ना जो अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाए हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं क्या, कि मान लो सपोज ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल का जो टेम्परेचर है वो 220 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और नेक्स्ट साइकिल जब आपका स्टार्ट हुआ तो जो ये पार्टिकल चिपके हुए ये 220 डिग्री सेल्सियस पे है। अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा तो सक्शन स्टार्ट होगा, तो फ्रेश एयर फिल्म मिक्सचर तो अब अंदर आएगा। और फ्रेश एयर फिल्म मिक्सचर अगर अंदर आया तो उसका टेम्परेचर कितना मिलेगा, डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होगा। तो नेट आया, उसके बाद चीजें कंप्रेस होगी। तो जब सक्शन आया तो सपोज मान लो जो आपका फ्रेश एयर फिल्म मिक्सचर आया वो मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे अंदर आया। अब 40 डिग्री सेल्सियस पे अंदर आया तो सक्शन के दौरान एक जो एयर फिल्म मिक्सचर ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है, और जो दूसरा मिक्सचर जो यहाँ चिपक कर बैठा हुआ वो कितने पे है, 220 डिग्री सेल्सियस पे है। अब क्या होगा, देखिए ये 220 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर क्या है, हॉट पार्टिकल है, तो ये फ्रेश एयर फिल्म मिक्सचर को अपने पास बुलाएगा, क्या बोलेगा, आ जाओ तुम भी। क्यों, क्योंकि हम तो गरम गरम है, ठीक है, और जो गरम पार्टिकल है तो इस पार्टिकल को अपने पास चिपकाएगा।
तो जब ये चिपकाएगा तो ये तो खुद 220 डिग्री लेके बैठा हुआ है, और ये पार्टिकल जो 40 डिग्री सेल्सियस पे बैठे हुए हैं, ये लोग भी जब क्या है, कुछ पार्टिकल, ऐसा तो नहीं है पूरा आके चिपक जाएगा, जो पार्टिकल इसके नियरेस्ट आएंगे उससे चिपकेंगे, और चिपकेंगे तो इन लोग का टेम्परेचर जो 40 डिग्री सेल्सियस है वहां से बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर कंटिन्यू फिर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा चला था सक्शन, अब सक्शन के बाद फिर क्या होगा, कंप्रेशन। अब क्या होगा, कंप्रेशन स्टार्ट हुआ। अब आपको क्या करना है, हीट एडिशन जो होता है, वो तो हमारा हीट एडिशन जब पिस्टन आपका ऊपर जाता है तब हीट एडिशन होगा, लेकिन जब ये कंप्रेस करेगा तो अंदर के फ्यूल एयर मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, एग्जैक्टली बढ़ना स्टार्ट होगा। अब बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि स्पार्क प्लग की तो टाइमिंग एग्जैक्टली सेट है। ठीक है, एक स्पार्क प्लग जो है ये बेसिकली इसका टाइमिंग सेट है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करीब करीब जब क्रैंक का पोजीशन 172 डिग्री पे रहता है तब आपकी क्या होती है, स्पार्किंग स्टार्ट होती है। लेकिन उससे पहले ही जब कंप्रेस हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा, तो ये 40 डिग्री वाला बढ़ के 100 जाएगा, 150 जाएगा, कुछ इस तरीके से जितना बढ़ जाए, तो उस टाइम जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंड चार्ज वाला भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये जब पार्टिकल बढ़ा तो अब ये क्या हुआ, जहां ये 40 से बढ़ना स्टार्ट करेगा उस टाइम ये 220 से बढ़ना स्टार्ट करेगा, और 220 से बढ़ते बढ़ते ये टेम्परेचर जैसे ही पहुंचा 250 260 के रेंज में, इसको क्या मिल गया, इसको अपना बर्निंग वाला टेम्परेचर मिल गया। मतलब अब ये उस कंडीशन पर पहुंच चुका है जहां पर इसको जलाने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, इसको जलाने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, अब ये खुद ही जल जाएगा। तो अब क्या होता है यहां पर, इस केस के लिए जो 250 से 260 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो स्पार्क प्लग के स्पार्किंग होने से पहले ये अपना काम यहां चालू कर दिया। मतलब अब ये क्या हुआ, खुद ही इग्नाइट हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग प्री इग्निशन बोलते हैं। स्पार्क प्लग के स्पार्किंग होने से पहले ही जो एंड चार्ज है वो अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लिया, और ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव करने के कारण क्या हुआ, यहीं से आपका क्या हो गया, इग्नाइट होना स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद फिर से इग्नाइट होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे तो फिर इग्नाइट होना स्टार्ट हुआ। ये इस तरीके से क्या हुआ, इग्निशन स्टार्ट हुआ। अब ये स्पार्क प्लग के स्पार्किंग होने से पहले एंड चार्ज स्टार्ट हो गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पिस्टन रुका रहेगा, पिस्टन तो मूव कर रहा है, पिस्टन रुका तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो पिस्टन आपका अभी क्या मोशन में है। अब पिस्टन उस पोजीशन पे पहुंच चुका है जहां पर आपका स्पार्क प्लग स्पार्किंग करेगा। तो अब क्या करेगा, ये स्पार्क प्लग स्पार्किंग करेगा तो यहां से आपको ये चीजें इस तरीके से दिखेंगी। मतलब यहां से जो स्पार्क प्लग है अब वो उसका फ्लेम ट्रेवल इधर इस नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया, तो ये आपका फ्लेम ट्रेवल क्या हो गया, इधर से स्टार्ट हो गया। एंड चार्ज की तरफ से भी एक ट्रेवल स्टार्ट हो गया। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर दो अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्लेम ट्रेवल दिख रहा है। क्या, एक आपका फ्लेम ट्रेवल जो है स्पार्क प्लग से एंड चार्ज की तरफ, एक आपका जो है एंड चार्ज से स्पार्क प्लग की तरफ, और ये फाइनली दोनों जाके एक पॉइंट पे टकराएंगे। तो ये आपको जो दिख रहा है ये दोनों आपको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लेम ट्रेवल दिखा है। एक आपका स्पार्क प्लग से ये आपका फ्लेम ट्रेवल इधर एक डायरेक्शन में दिखा, और एक आपका चालू हुआ है कहां से, ये आपका चालू हुआ है एंड चार्ज से, और एंड चार्ज से जाने के बाद कहां तक गया, ये आपका गया अगेन फ्लेम ट्रेवल जो है फ्रंट फ्लेम या स्पार्क प्लग की तरफ। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब आपके टकराएंगे तो टकराने के बाद यहां से एक आपका अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होगा, डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा ना। अगर आपका दो अपोजिट डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रहे हैं तो जब एक दूसरे से टकराएंगे तो वहां पर क्या होगा, एक अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होगा, और जो अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड नॉकिंग। ठीक है, अब कई बार नॉकिंग और डेटोनेशन के बीच में चीजें भी आ जाती है कि नॉकिंग क्या होता है, डेटोनेशन क्या होता है। हालांकि देखो मैक्सिमम बुक में और नो डाउट आपको ये चीज दिखेगा कि नॉकिंग और जो डेटोनेशन हमारे पास होता है, नॉकिंग और डेटोनेशन कहीं ना कहीं सेम चीज है, लेकिन इसके बीच में अगर आप डेफिनेशन या डिफरेंस देखना चाहते हो तो देखिए, जब तक आपको कोई छेड़खानी ना करे तब तक आपको नॉकिंग और डेटोनेशन को एक ही टर्म्स कंसीडर करके चलना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉकिंग और डेटोनेशन के बीच में अगर कोई बेसिक डिफरेंस इंटेंशनली पूछ रहा है तो देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए आप किसी रूम के अंदर पैक हैं और अगर आप बोलेंगे
तो बोलेंगे तो पहला चीज अगर आप बोलेंगे तो आपकी जो साउंड है वो वॉल से टकराएगी, और वॉल से टकराने के बाद साउंड कुछ अंदर गूंजेगा और साउंड कुछ बाहर जाएगी। तो जैसे ही आपने बोला और आपकी साउंड जो बाहर निकली, तो मतलब आपके मुंह से जो साउंड निकला और वॉल से जो टकराई है, उस साउंड को हम लोग बोलते हैं नॉकिंग। और जो इंजन के बाहर जब बाहर निकल जाता है साउंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटोनेशन। मतलब इंजन के अंदर की जो साउंड होगी उसको हम लोग बोलते हैं नॉकिंग। और हम लोग जो सुनते हैं, हम लोग तो ऐसा तो नहीं इंजन के अंदर कान घुसा के बैठे हैं, हम लोग तो क्या है इंजन के बाहर ही देख रहे हैं। तो इंजन के बाहर जो साउंड आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटोनेशन। तो अगर आप इसके बीच में बेसिक डिफरेंस देखेंगे नॉकिंग और डेटोनेशन, लेकिन ये चीज तभी आपको एक्सप्लेन करना है जब आपसे इंटेंशनली कोई पूछे, अदरवाइज नॉकिंग और डेटोनेशन को सेम फैक्टर लेके चलना है। तो नॉकिंग क्या होता है, इंटरनल साउंड है। डेटोनेशन क्या है, जो हम लोग बाहर के साउंड सुनते हैं वो चीजें। ठीक है, तो ये जो हमारा कंडीशन था, जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लेम ट्रेवल कोलाइड करेंगे तो वहां से एक अनवांटेड साउंड होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉकिंग, और क्या बोलते हैं, डेटोनेशन, और क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पिंगिंग। ठीक है, ये जो है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, पिंगिंग बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपका जो कंडीशन है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कंबशन। बेसिकली एबनॉर्मल कंबशन हुआ क्यों? एक्चुअली एबनॉर्मल कंबशन होने का रीजन क्या था, कहीं ना कहीं हमारा एंड चार्ज का, ये जो आपके अनबर्न कार्बन पार्टिकल थे वो। दूसरा फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, क्यों ऐसा हुआ? देखिए सीधी सी बात है, ये जो हमारे पास एबनॉर्मल जो कंबशन दिख रहा है, ये एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है? सीधी सी बात ये है कि स्पार्क प्लग की स्पार्किंग होने से पहले ही एंड चार्ज क्या हुआ, स्पार्क बर्न हुआ, इसलिए हमारा एबनॉर्मल कंबशन हुआ। और इस चीज को पहला चीज प्री इग्निशन भी इसी को बोलते हैं। तो अगर आप प्री इग्निशन को डिफाइन करना चाहते हो तो ये बिल्कुल आपका प्री इग्निशन है। आप ये भी बोल सकते हो क्या कि जो हमारा एबनॉर्मल कंबशन होता है वो कहीं ना कहीं उसके लिए प्री इग्निशन फैक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब सुनिए, जो हमारा एबनॉर्मल कंबशन है इसका मेन रीजन क्या दिखा कि कहीं ना कहीं स्पार्क प्लग की स्पार्किंग होने से पहले हमारा एंड चार्ज इग्नाइट हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एंड चार्ज इग्नाइट क्यों हुआ? क्योंकि ये अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लिया। व्हाट इज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी फ्यूल बर्न हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। तो यहां पर इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं मिला, लेकिन ये अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लिया, इसलिए स्पार्क प्लग के स्पार्किंग होने से पहले ही क्या हुआ, एंड चार्ज इग्नाइट हो गया। हमको क्या कोशिश करना है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारा एंड चार्ज है वो स्पार्क प्लग की स्पार्किंग हो और यहां से आपका क्या हो, फ्रंट चार्ज से एंड चार्ज की तरफ मूव करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एंड चार्ज आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लिया है। ठीक है, अब ये बताइए, क्या मैं कोई ऐसा फ्यूल पे फोकस करूं क्या कि किस तरीके के फ्यूल पे फोकस करूं जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो या जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम हो? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा, एबनॉर्मल कंबशन या नॉकिंग का, तो मैं पर्टिकुलर एसआई इंजन के अंदर किस टाइप का फ्यूल को फोकस करूं जिस फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम हो? बताइए। एक मेरे पास एग्जांपल लेता हूं पेट्रोल का और दूसरा मैं लेता हूं डीजल का। दोनों के लिए सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर देखो, पेट्रोल के लिए जो लमसम आपका रेंज लिखा है मैंने 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डीजल के लिए जो होता है वो कितना होता है, 210 डिग्री सेल्सियस। कौन सा फ्यूल यूज करना है? डेफिनेटली हम लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको इस चीज को अवॉइड करना है तो आपको सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कैसा चूज करना पड़ेगा, लो नहीं हाई। ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, अगर आप हाई चूज करोगे तो क्या होगा। एक एग्जांपल, दो फ्यूल है, मान लो पेट्रोल यूज कर रहे हो, डीजल यूज कर रहे हो। ये बताइए, यहां पर जलाने के लिए, फ्यूल को बर्न कराने के लिए स्पार्क प्लग है। आपका कंप्रेशन के बाद कहीं ना कहीं जब स्पार्क प्लग स्पार्किंग करेगा तो ये तो फ्यूल को जला देगा। प्रॉब्लम ये था कि ये खुद ना जले। अगर आप लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वाला फ्यूल यूज करोगे, मतलब अगर मान लो आप इसमें डीजल यूज किए तो डीजल यूज करोगे 210 डिग्री सेल्सियस वाला, तो ये क्या होगा, प्री इग्निशन के चांसेस क्या होंगे, और बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये कंप्रेस कर रहा था तो कंप्रेशन के दौरान ही क्यों फ्यूल बर्न हुआ था, क्योंकि ये अपना एंड चार्ज क्या है, पहले ही बर्न हो गया था।
ये जो हमारा एंड चार्ज दिख रहा है ये ड्यूरिंग कंप्रेशन ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लिया था ना। अब ये बताओ कि अगर मान लो ये 250 डिग्री को अगर मैं बढ़ा के 300 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो प्री इग्निशन के चांसेस बढ़ेंगे कि कम होंगे? डेफिनेटली कम होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये कंप्रेस कर रहा था तो कंप्रेस करने के दौरान 220, 250, 260, 300 जैसे जैसे बढ़ेगा तो पिस्टन भी क्या है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो तब उसके बाद स्पार्क प्लग स्पार्किंग कर देगा। तो कुल मिला के अगर आप कहानी समझेंगे तो आप जितना ज्यादा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को रखोगे उतना ज्यादा, जितना ज्यादा कहने का मतलब ये नहीं कि हमने दबा के 1000 डिग्री सेल्सियस यूज कर दिया, ठीक है। एक नॉर्मल कंडीशंस पे बात कर रहा हूं कि अगर आपको एबनॉर्मल कंबशन को रिमूव करना है तो हमेशा ऐसा फ्यूल यूज करिए जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो, क्योंकि अगर आप लोअर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर यूज करेंगे तो उतना ज्यादा चांसेस होगा कि फ्यूल खुद ही बर्न हो जाए, और अगर आप हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर यूज करेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन खुद ही बर्न कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसको वो टेम्परेचर 300 अगर यूज करोगे तो इसको 300 तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तब तक यहाँ स्पार्क प्लग अपनी कहानी स्टार्ट कर चुका होगा। और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए क्या कि जो आपका स्पार्क प्लग है वो आपका उसके थ्रू आपका क्या हो फ्यूल बर्निंग हो, ना कि हमारा एंड चार्ज से बर्निंग स्टार्ट हो। तो एक चीज मुझे ये समझ में आया क्या कि एबनॉर्मल कंबशन है, इसको अगर रिमूव करना है तो जो भी हमारा फ्यूल है उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हमको कैसा रखना है? हाई रखना है। जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो कैसा रखना है? हाई रखना है। दूसरा कंडीशन एक और बता रहा हूं क्या, अगर मैं सिलेंडर के अंदर वॉल टेम्परेचर को देखूं, जो आपका सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर वॉल टेम्परेचर को देखोगे, अगर वॉल टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, वॉल टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ होगा तो ये अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जल्दी अचीव कर लेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ टेम्परेचर इसको क्या है अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव करने में और ज्यादा पहले एफर्ट दे देगा ना। ये चीज समझ रहे हो? तो हमेशा ध्यान रखिए क्या कि सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर कैसा रखना है? कम रखना है। तो ये आप देखिए नॉर्मल कंबशन जो है यहां पर लिखता हूं क्या, अगर आपको नॉर्मल कंबशन में जाना है तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को हाई रखना है और सिलेंडर वॉल टेम्परेचर जो है सिलेंडर का टेम्परेचर शुड बी लो। ये दो चीजें होनी चाहिए, आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा और जो सिलेंडर का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ये पैरामीटर हमारे पास रहेंगे तब हमारा नॉर्मल और एबनॉर्मल कंबशन है वो आपका डिफाइन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको क्लियर हुई जिस चीज पे मैंने बात किया है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास नॉर्मल और एबनॉर्मल कंबशन की कहानी चल रही थी। नॉर्मल कंबशन में बिल्कुल आपकी चीजें एज इट इज चल रही है, बिल्कुल जो आपका प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम है वो यूनिडायरेक्शन एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और स्पार्क प्लग के स्पार्किंग होने के बाद आपका फ्रंट चार्ज से मूव कर एंड चार्ज की तरफ मूव कर रहा है, और उसमें ऑन एन एवरेज प्रैक्टिकली देखा गया है थ्रू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि 40 सेंटीमीटर पर सेकंड तक की स्पीड होती है, और इसमें कहीं ना कहीं जो इक्विवेलेंस रेशियो होता है वो 1.2 होता है, दैट इज स्लाइटली रिच मिक्सचर। एबनॉर्मल कंबशन के साथ क्या था कि आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो एक फैक्टर आया था, तो स्पार्क प्लग के स्पार्किंग होने से पहले ही यहां का जो टेम्परेचर एंड चार्ज है वो इग्नाइट हो गया था, और इग्नाइट होने के बाद जैसे जैसे ये एंड चार्ज से फ्रंट चार्ज बढ़ रहा था उसके बाद आपका स्पार्क प्लग बढ़ा था फ्रंट चार्ज से एंड चार्ज की तरफ, और ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में क्या किए? ट्रेवल किए, और ट्रेवल करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके टकराए थे, जिसके चलते एक अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस हुआ था जिसको हमने नॉकिंग कहा, डेटोनेशन कहा, पिंगिंग भी इसी को कहा हमने, ठीक है। और बेसिकली आप देखोगे तो पेट्रोल के लिए जो है एक एवरेज वैल्यू लिखा है मैंने, करीब करीब पेट्रोल के लिए 250 मतलब, और डीजल के लिए 210। पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो डीजल से ज्यादा होता है, और अगर हमको एबनॉर्मल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो हमको ऐसा फ्यूल चूज करना है जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई हो और सिलेंडर का टेम्परेचर कम से कम हो। क्यों? क्योंकि सिलेंडर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये जो एंड चार्ज वाला है ये आपका क्या होगा? बर्निंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।